हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, वहां से आपको ई नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन, उसका एक तरफा बहुत ही शानदार सा बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर। ठीक है, अगर आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर रहे होंगे ना, तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोग चेक कर ही रहे होंगे। तो इस वीडियो के जस्ट ऊपर वाला जो वीडियो था वो स्केलर्स एंड वेक्टर्स का था। ठीक है, तो वेक्टर्स हम लोग वहां पे पढ़ चुके हैं और वेक्टर्स बहुत ज्यादा जबरदस्त तरह से यूज होने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ठीक है, अगर आप पूरा प्लेलिस्ट का पैटर्न चेक करेंगे ना, तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना वो 4-5 वीडियोस के बाद आता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। किस टॉपिक के ऊपर? वेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब कहानी को शुरुआत करते हैं। तो आ जाइए इसके इंट्रोडक्टरी स्लाइड के ऊपर। बहुत छोटा लेक्चर है, आरामदायक लेक्चर है, इत्मीनान से पढ़ते हुए चलना। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर ए बाय अ रियल नंबर एन बिकम्स अनदर वेक्टर एन टाइम्स ए। ठीक है, अब इसको एग्जैक्टली हम कैसे फिगर आउट करने वाले हैं, तो जरा गौर करते हुए चलिएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई वेक्टर था, अपने हिसाब से कोई वेक्टर ले लो। हमने एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए, और इसका जो एक्सप्रेशन है वो आ रहा है 3i कैप, और फिर आ रहा है 4j कैप, और फिर आ रहा है मान लो 5k कैप। ठीक है, कई दफा k कैप को अपन 0 ही मान लेते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मान के चल लो 5, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एक गिवन वेक्टर है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि यार मैं इस वेक्टर को ना 4 गुना बढ़ाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अगर हम इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय अ रियल नंबर। ठीक है, इफ दिस वेक्टर, ये जो वेक्टर गिवन है ना आपके पास वेक्टर ए, अगर इफ दिस वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय 4, इफ दिस वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय 4, देन इट बिकम्स अ न्यू वेक्टर। ठीक है, एक नया वेक्टर यहां से पैदा हो जाएगा। देन इट बिकम्स अ न्यू वेक्टर, देन इट बिकम्स अ न्यू वेक्टर। और ये जो नया वाला वेक्टर है ना, वो क्या हो जाएगा बेटा? बहुत ही आरामदायक बात है। अगर आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो नाउ द न्यू वेक्टर बिकम्स n टाइम्स a कैप। ठीक है, नाउ द न्यू वेक्टर बिकम्स n टाइम्स a वेक्टर, a वेक्टर, a वेक्टर। ठीक है, नाउ द न्यू वेक्टर बिकम्स n टाइम्स a वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब ये एक नया वेक्टर बन चुका है ना, तो क्यों ना इसको वेक्टर b का नाम दे दिया जाए। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इत्मीनान से समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज थी। तो देयरफॉर अब जो ये नया वाला वेक्टर होगा ना, देयरफॉर ये अपने पास हो चुका है n टाइम्स बेसिकली a, और यहां पे आपको पता होना चाहिए कि n की वैल्यू क्या है। यहां पे हमने जिस चीज से मल्टीप्लाई करा है, हमने जिस चीज से मल्टीप्लाई करा है उस चीज की वैल्यू क्या है, उस n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 4 के बराबर। ठीक है, तो नाउ द न्यू वेक्टर बिकम्स, नाउ द न्यू वेक्टर बिकम्स 4 टाइम्स वेक्टर a। बस इतनी सी बात है भाई, और कुछ दिक्कत नहीं है इसके अंदर। नाउ द न्यू वेक्टर बिकम्स 4 टाइम्स a के बराबर। ठीक है, तो न्यू वेक्टर b इज इक्वल्स टू बाई 4 टाइम्स a, कितना है तुम्हारे पास? 3i कैप, 4j कैप और 5k कैप। तो लिख दो बेटा 3i कैप, 4j कैप, 5k कैप। भाई मल्टीप्लाई करो, काम ही खत्म हो गया। तो ये जो b वेक्टर है वो तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा? 4 3 करेंगे तो 12, 4 4 करेंगे तो 16, और 5 4 करेंगे तो 20। तो दिस बिकम्स दिस न्यू वेक्टर बिकम्स 12i कैप, 16j कैप और 20k कैप, विच इज बेसिकली 4 टाइम्स द प्रीवियस वेक्टर ए। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर दिया है बाय अ रियल नंबर n, तो वो जो अब नया वेक्टर प्रोड्यूस होगा ना, वो हो जाएगा n टाइम्स वेक्टर ए। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको किसी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना है तो आप बिल्कुल बेइंतहा निकाल सकते हैं इस वेक्टर का मॉड्यूलस। और सर वो वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकलता है? इस वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकलेगा सर? बेटा बहुत सिंपल सी बात है, वेक्टर बी था, आपको इसका मॉड्यूलस चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ भाई साहब x वाले का स्क्वायर, फिर y वाले का स्क्वायर, फिर z वाले का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना? 144। उसके बाद फिर अपन कर देंगे 16 का स्क्वायर, तो 160, 240, 256। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? 256, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा? ये 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400।
तो वेक्टर बी अपने पास में क्या आने वाला है, जरा गौर करेंगे। इसमें 44 ऐड कर दीजिएगा, 300, 300 प्लस एक 400, तो 400 और 400 का एडिशन, ठीक है। तो मतलब ये अपने पास क्या हो रहा है, 400 प्लस 400 का एडिशन, तो ये ऐसा कुछ कर दिया अपन ने, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, ये जो 2 था वो तो रूट के बाहर आ नहीं पाएगा, ठीक है, लेकिन 400 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा बेटा, 20√2 यूनिट्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक कोई परेशानी आप लोग को बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर कॉपी किताब लेके बैठे हो तो आए हाय किसी की नजर ना लगे तो मैं सबसे बेहतरीन काम तुम ही कर रहे हो। बिकॉज मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप लेक्चर देखने के दौरान सिर्फ इस भरोसे बैठे हैं कि अरे स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में लिख लेंगे, भाई तो फिर समझ जाओ कि मसला जो है ना हल्का हल्का खराब हो रहा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई नोट्स अगर अच्छे से बनाने हैं तो लेक्चर के दौरान ही बनाओ, कॉपी किताब लेके बैठा करो। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है किसी कारण की वजह से, अगर आपने कभी मान लो अगर कोई मूवी बुक करके रखी है, अब उसके पहले तुम अगर अपने आप पे दया करके लेक्चर देख रहे हो तो तुम नोट्स तो नहीं बना पाओगे ऑब्वियसली उस समय, तो स्क्रीनशॉट लेने का मौका तुम जैसे लोगों के लिए ही था, ठीक है। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी, तुरंत से पहले फुर्ती में इसका स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1 रेडी गो, डन 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 डन। ये वाला केस आपको बेहतरीन तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर ए बाय अ रियल नंबर n बिकम्स अनदर वेक्टर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी, जिसका एक्सप्रेशन हो जाएगा n टाइम्स वेक्टर ए। इट्स मैग्नीट्यूड ऑल्सो बिकम्स n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, this also becomes n times the magnitude of this particular vector। अगर मैं सिर्फ a वेक्टर का निकाल देता हूं मॉड्यूलस, तो ये मेरे पास क्या आने वाला बेटा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 मतलब ये 25 हो गया, 25 प्लस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो जब ये रूट के अंदर आएगा 50, तो एक काम करूंगा ना, मैं इसको लिख दूंगा ऐसे, 2 × 25, सॉल्व आउट कर लेना, 5√2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाली बात समझ में आ रही है, वेक्टर ए का जो मॉड्यूलस है वो है 5√2। अब अगर मैंने वेक्टर ए को 4 से मल्टीप्लाई करा तो एक नया वेक्टर तो बन गया, लेकिन इस नए वाले वेक्टर का जो मॉड्यूलस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका मॉड्यूलस भी n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। n की वैल्यू बोले तो 4, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो भैया 5√2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आंसर आएगा ना 20√2 के बराबर, हाँ कि ना, आया कि नहीं आया समझ में। तो इसका मतलब ये है कि मॉड्यूलस, इसका मतलब ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू n टाइम्स द मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। ये तब होगा जब वेक्टर बी बना होगा कैसे, ए वाले वेक्टर को n टाइम्स मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ए वाले वेक्टर को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया होगा तब जाकर के बी वाला वेक्टर बना होगा। तो बी वाले वेक्टर का जो मॉड्यूलस होगा ना वो ए वाले वेक्टर के मॉड्यूलस का n टाइम्स हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो एक काम करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, खासतौर से इस वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं। आगे ये वाली बात समझ में, पूरा फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा इसे गायब करते हैं और आपको लेके चलेंगे स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। ये वाला फंडा अपना पूरा क्लियर हो चुका है। या एक काम करूंगा, इसको यहीं पे रखता हूँ, तुम्हें अगर बाद में कभी नोट करने की जरूरत पड़ गई तो फिर अपन यहाँ से नोट कर लेंगे ना उसको, ठीक है। अब जरा इसमें आगे बढ़े। ओके, इट्स मैग्नीट्यूड ऑल्सो बिकम्स n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। उसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज थोड़ी ना होगी, जैसे मान ले इस पर्टिकुलर वेक्टर की यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। ये जो अपने पास पर्टिकुलर वेक्टर था ए, ठीक है, वो किसी एक्स एक लाइन की तरफ काम कर रहा होगा, तो बी वाला वेक्टर भी ना उसी लाइन की तरफ काम कर रहा होगा, लेकिन 4 गुना ज्यादा मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। इस बात को समझाने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल मैं ऐसे ले सकता हूँ कि मान ले मैंने बोला कि एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है। ये जो बस लाइन भर यहाँ पे लिखी हुई है ना बेटा, ये वाली लाइन क्या, कि इट्स डायरेक्शन इज सेम और ऑपोजिट टू दैट ऑफ द ए अकॉर्डिंग एज इफ n इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर n पॉजिटिव हुआ तो फिर वेक्टर b जो है ना वो वेक्टर a के डायरेक्शन में ही काम करेगी बट 4 गुना ज्यादा। अगर n की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो वेक्टर b जो है ना वो 4 गुना ज्यादा इंटेंसिटी की रहेगी एज वन कंपेयर टू वेक्टर a, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगी इसके ऑपोजिट, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये चीज तुमको पूरा दिखाता हूँ ऐसे। मान लो एक बॉडी है, मान लो एक बॉडी है और इस बॉडी पे ना हमने एक फोर्स अप्लाई करवा दिया। मान लो एक बॉडी है और हमने इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करवा दिया और फोर्स की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन। मान ले इस फोर्स की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, देयरफॉर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि वेक्टर ए है, वेक्टर ए जो है ना वो कितना काम कर रहा है 5 i कैप का काम कर रहा है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई इसको 4 गुना बढ़ा दो, मैं बोलता हूँ कि यही वाली बॉडी है मैं बोलता हूँ कि यही वाली बॉडी है,
लेकिन इस पे जो हमने इस बार फोर्स अप्लाई करवाया है ना, वो 4 गुना ज्यादा फोर्स अप्लाई करवा दिया, 4 गुना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर की लेंथ होती है ना, वो दरअसल कहीं ना इसको रिप्रेजेंट करती है वेक्टर की वैल्यू को। अगर वेक्टर की वैल्यू ज्यादा है ना, तो ट्राई किया करो कि उस वेक्टर को ना बड़ा बना दिया करो, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना दिया करो, ठीक है। तो ये 20 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। अब ये जो वेक्टर बी है, ये कैसे मिला होगा? ये 4 टाइम्स वेक्टर ए करके मिला होगा, बिकॉज 5 का 20 हो गया है, मतलब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा होगा। तो यहां पे आप एक बात देख रहे हैं क्या कि वेक्टर बी इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। It's as simple as that. Vector B is in the same direction of vector A just because जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था वो पॉजिटिव था, just because जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था, just because जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था n, just because the multiplication factor n इज पॉजिटिव, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत वाली बात आप लोग को नहीं आ रही होगी। अब इसमें दूसरा केस लेके चलते हैं, तो कहानी आपकी और भी सुप्रीमली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये वाली बॉडी पहला वाला केस और दूसरा वाला केस, ठीक है। अब जरा गौर करना, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही बेहतरीन तरह से इत्मीनान से गौर करना, पूरा फंडा क्लियर कर दूंगा मैं यहाँ पे। जैसे मान लो एक बॉडी है, इस पर अगर एक फोर्स काम कर रहा है और वो फोर्स काम कर रहा है इस तरफ, इसकी वैल्यू है 5 न्यूटन, तो ऑब्वियसली जो ये पहला वाला वेक्टर है इसको अपन लिख देंगे 5i कैप, ठीक है। नाउ अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि वेक्टर बी जो है ना, एक नया वाला वेक्टर जो है ना, वो -n टाइम्स ए है, ठीक है। और हियर n इज इक्वल टू, एक काम करता हूं, उसको ऐसे करता हूं, n टाइम्स ए तो है ही, n टाइम्स ए तो पहले यहां पर भी था, वेक्टर बी जो है ना वो n टाइम्स ए यहां पर भी है, और यहां पर भी हियर ऑल्सो वेक्टर बी जो है वो n टाइम्स ए वेक्टर के बराबर है। लेकिन यहां पे n की वैल्यू कैसी थी बेटा? पॉजिटिव। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव थी तो वेक्टर बी और वेक्टर ए दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। लेकिन अगर n की वैल्यू नेगेटिव 4 है अगर n की वैल्यू नेगेटिव 4 है, इसका मतलब क्या? इस बॉडी पे, अब ये वाली बॉडी ये रही, बॉडी सेम है, लेकिन इस वाली बॉडी पे जो फोर्स काम कर रहा है ना, वो 4 गुना ज्यादा तो काम कर रहा है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अपन को लिखना पड़ेगा कि बेटा यहां जाएगा 20 न्यूटन का फोर्स बन करके, यहां जाएगा 20 न्यूटन का फोर्स बन करके। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अपन यहां पे लिख देते हैं कि हियर द वैल्यू ऑफ n इज नेगेटिव। यहां पे अपन लिख देते हैं कि हियर द वैल्यू ऑफ n इज नेगेटिव। Here the value of n is negative. Here the value of n is negative. It's as simple as that. तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई परेशानी वाली बात आपको बिल्कुल भी नहीं लग रही होगी। तो एक काम करें, यहाँ पे सेपरेशन तो डाल दें कम से कम, एक काम करें यहाँ पे सेपरेशन डाल दें, और अब आपको ये दोनों केस समझ में आ गए होंगे। केस 1 जहां पे n की वैल्यू पॉजिटिव थी, और ये केस 2 जहां पे n की वैल्यू नेगेटिव थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4-5 लाइन में जो चीजें लिख के रखी हुई है ना, उसको पूरा पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करके मैंने आपको दिखा दिया इत्मीनान से। तो अगर आप चाहें तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद वो बेसिक स्लाइड का भी आपको स्क्रीनशॉट दिलवाते हैं। ये वाला फंडा क्लियर हो गया बेटा? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो सर, ओके। और उसके बाद ये वाला फंडा भी सुप्रीम क्लियर हो गया होगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो यार, जल्दी फुर्ती में इसका स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1 रेडी गो डन। ओके सर, ये वाला फंडा भी क्लियर हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। does n टाइम्स वेक्टर a इज इक्वल टू na, ऑब्वियसली, और माइनस लगा दिया तो माइनस टाइम्स n वेक्टर हो जाएगा, n वेक्टर a हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वेक्टर a इज मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर 2, वी गेट ट्वाइस ऑफ वेक्टर a, विच इज अ वेक्टर, ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो अ वेक्टर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। मतलब जिस डायरेक्शन में वेक्टर a काम कर रहा था, अगर मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जो नया वेक्टर बनेगा ना, वो भी सेम डायरेक्शन में ही काम कर रहा होगा, एंड हैविंग मैग्नीट्यूड ट्वाइस। अब इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना, वो 2 गुना बढ़ जाएगा, जो कि मैं आप लोग को पहले ही शो कर चुका था। वेक्टर ए ये था, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये वेक्टर बी बन गया। अब जो वेक्टर ए का मॉड्यूलस था, उसका 4 गुना मॉड्यूलस आपको वेक्टर बी का मॉड्यूलस दिखाई दे रहा होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये चीज को पूरा सम अप करके आपके लिए लिख भी दिया था, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इफ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर, जहां पे n की वैल्यू, मतलब जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस नंबर की वैल्यू वो जो नंबर है ना, वो निगेटिव है। तो अगर
आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो स्वयं एक वेक्टर होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्रीवियस वेक्टर के ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो इसकी इतनी सिंपल सी बात थी, द यूनिट वेक्टर ऑफ एन इज द सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इट्स एज सिंपल एज दैट, बिकॉज यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, वो तो 1 के बराबर ही होती है ना भाई। कोई सा भी वेक्टर ले ले अपने हिसाब से, ठीक है, तेरा जो मन करे तू वो वेक्टर ले ले, उसके यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो है ना वो सेम ही होगी। ठीक है, जो तेरा मन करे, जैसे मान ले मैंने एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए, भाई कौन सा वेक्टर लूं भाई, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं 2i कैप। अब तुम बोलोगे सर का ये माइनस आप क्यों नहीं लेते, तो मैंने -2 माइनस ले लिया, तो -3 प्लस चल 5k कैप चलेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई मेरे को निकालना है इसका यूनिट वेक्टर की वैल्यू, तो यूनिट वेक्टर नहीं होगा 1 के बराबर, यूनिट वेक्टर की वैल्यू होगी 1 के बराबर। ठीक है, तो भाई जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला ये बोलता है कि यूनिट वेक्टर, फॉर्मूला ये बोलता है कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। ठीक है, आई बात समझ, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। अब नाउ व्हाट इज द वेक्टर इटसेल्फ, तो वेक्टर है 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का क्या है बेटा 5k कैप अपॉन नीचे यहाँ पे क्या आने वाला है, नीचे आने वाला है मॉड्यूलस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, तो अंडर रूट ऑफ, भाई साहब 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9 और 5 का स्क्वायर क्या है 25। ठीक है, तो जिसको सॉल्व आउट जैसे अपन करेंगे ना, तो देखिए क्या आ जाएगा 2 अपॉन, सुनते हुए चलना इत्मीनान से, अंडर रूट ऑफ, भाई सुनो 4 + 9 13, 13 प्लस अपन करेंगे 25, तो हो जाएगा 38 तक कहानी पहुंच चुकी है। ठीक है, 38 तक कहानी पहुंच चुकी है। आई कैप होगा ऑब्वियसली, उसके बाद आई कैप होगा ऑब्वियसली, माइनस करेंगे तो 3 अपॉन ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 38, और जे कैप होगा ऑब्वियसली, और उसके बाद 5 अपॉन ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 38, और ये हो जाएगा के कैप ऑब्वियसली। यहां तक कोई परेशानी वाली बात आप लोग को बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। अब जरा गौर करेगा, दिस वाज द यूनिट वेक्टर। अब मैं निकालूंगा इसका मॉड्यूलस, मतलब मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं यूनिट वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर। अब मैं निकालने वाला हूं मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर। तो भैया इस यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकाला जाएगा, तो जरा गौर करें, ये है तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर, अपन निकालेंगे इसका मॉड्यूलस, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, भाई सिंपल सी बात है, एक्स वाले का स्क्वायर, वाई वाले का स्क्वायर और जेड वाले का स्क्वायर। ठीक है, एक्स कितना है अपने पास 2 अपॉन रूट ऑफ 38, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 38, भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस इसके बाद क्या है, हाँ एक और बात सुनो बेटा, कई लोग यहाँ पे खाते हैं धोखा, तो माइनस लिखा हुआ है सर, तो माइनस करना पड़ेगा क्या, अजी नहीं भाई, -3 का स्क्वायर करेगा तो भी क्या आएगा, प्लस का 9 ही आएगा ना भाई, तो 9 अपॉन 38, बताओ भाई कहाँ तुम उलझ रहे थे। उसके बाद 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, और नीचे रूट 38 का स्क्वायर करेंगे तो 38। अब सुनते हुए चलना, यूनिट वेक्टर ए कैप, इसका जो मॉड्यूलस होगा वो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 + 9 करेंगे तो 34, 34 + 4 करेंगे तो 38, ये आ गया 38, नीचे भी आ गया 38। सॉल्व आउट करेंगे, आंसर विल बी नथिंग बट 1। ठीक है, आंसर विल बी नथिंग बट 1। इसका मतलब सीधे तौर पे क्या होता है कि अगर, इसका मतलब सीधे तौर पे क्या होता है कि अगर आप किसी भी यूनिट वेक्टर की बात करेंगे ना, तो यूनिट वेक्टर का जो मॉड्यूलस होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिटी के बराबर आएगा, मतलब 1 के बराबर आएगा। इतनी प्यारी सी बात थी भाई। ठीक है, तो मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, तो मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, तो उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ेंगे। इतना फंडा क्लियर हो गया, 3 2 1 रेडी गो, एंड सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो भैया। ठीक है, ये वाला अपना हो चुका है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, अगर मैं किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होता है, तो व्हेन अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर, स्केलर को अपन ने एस बोल दिया है। अब क्या है, वेक्टर का नाम लेते ही मैंने बहुत बार वेक्टर ए लिख दिया है ना, तो आपके भी दिमाग में छप गया होगा कि सर जब वेक्टर की बात करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर भी एक वेक्टर ए ले लेंगे। ठीक है, अब स्केलर से मल्टीप्लाई करा तो स्केलर के लिए मैंने बोल ही दिया एस। ठीक है, तो जब मैं एस यूज कर रहा हूं मतलब वो स्केलर कोई क्वांटिटी है। ठीक है, तो व्हेन अ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर s, it becomes a vector only, मतलब vector multiplied by a scalar is not a scalar quantity, whereas vector multiplied by a vector scalar is basically a vector quantity only। ठीक है, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर ही मिलता है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर फिर स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, तो भैया वो स्केलर ही मिलता है। अब फिर सवाल आता है कि सर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, उसमें बेटा दो केस होते हैं। वेक्टर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई
करा है डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से तो वहां मिल जाएगी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई करा है किसी वेक्टर से बाय क्रॉस प्रोडक्ट तो वहां पे जो आंसर आएगा वो स्वयं एक वेक्टर होगा। अब सर ये डॉट मल्टीप्लीकेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है वो सब मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपके लिए एक बात यहां पे लिख देता हूं। किसी वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, किसी वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पे क्या मिलेगा, जरा फट से बताओ मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। और अगर कभी किसी स्केलर को किसी दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बताओ आंसर में। और अगर तुमने कभी किसी वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बन सकता ना भैया, तो क्या मिलने वाला है, जरा गौर करते हुए चलना, ठीक है। अब सुनो इसका आंसर क्या होना चाहिए। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करा है, आंसर इज एब्सोल्युटली अ वेक्टर क्वांटिटी ओनली। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर इज अ वेक्टर क्वांटिटी ओनली, ठीक है। स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर इज अ स्केलर क्वांटिटी ओनली। अरे कभी 5 सीरीज नहीं करे हो, हालांकि तुमको ना अलग एग्जांपल देना चाहिए मुझे, ठीक है। मैं दूंगा उसके अलग एग्जांपल जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, जहां पे स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ऑब्वियसली स्केलर ही आता है, ठीक है। वेक्टर को अगर आपने वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे आता है फिर मसला। अगर आपने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया है तो फिर यहां पे आता है मसला, बिकॉज ये दो तरह का आंसर दे सकता है बेटा। वेक्टर को अगर आपने वेक्टर से मल्टीप्लाई करा, मैं तो भाई ये वाला सिंबल भी यूज नहीं करूंगा, मैं तो बोलूंगा भैया ऐसे मल्टीप्लाई करें हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से करें हैं, बिकॉज क्या है, डॉट का मतलब अलग है, क्रॉस का मतलब अलग है, ठीक है। अब सर ये डॉट का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है, जरा बताएंगे भाई। बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, छुपाने वाली इसमें बात ही क्या है। चलो पहला होता है तुम्हारे पास डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को आप प्यार से ना स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हो। और दूसरा होता है तुम्हारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट को आप प्यार से वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हो। क्रॉस प्रोडक्ट को आप प्यार से वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। ओके डन 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 डन। अब जरा गौर करते हुए चलना, क्या होता है अगर मैं दो वेक्टर्स का ना डॉट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो जब उसको मैं सॉल्व करूंगा ना तो मेरा जो आंसर आएगा वो एक सी आएगा, विच इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी हियर। दिस इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी हियर, दिस कम्स आउट टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। इसको मैं लिख दूं, दिस कम्स आउट टू बी अ स्केलर क्वांटिटी, दिस कम्स आउट टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है एज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर आपने दो वेक्टर्स का ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा है, लाइक दिस, ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दौरान अगर बीच में क्रॉस लगाए तो बेटा एक ही बात नहीं है, मत बोलना सर ये और ये तो एक ही बात है। अरे नहीं भैया, ये बिल्कुल अलग चीज होती है, ये बिल्कुल अलग चीज होती है। दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन एंटायरली अलग है, आंसर इज अ स्केलर क्वांटिटी। और दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंटायरली अलग चीज है, बिकॉज द आंसर ओवर हियर इज अ वेक्टर क्वांटिटी इटसेल्फ, ठीक है। आया समझ, चमका। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि दिस कम्स आउट टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस सी जो है ना, दिस कम्स आउट टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस कम्स आउट टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस कम्स आउट टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये वाली कहानी आपके दिमाग में बहुत ही शानदार तरह से बैठ गई होगी, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट मतलब दो तरह के होते हैं, डॉट भी होता है और क्रॉस भी होता है। तो ये इसका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन आपके सामने कर दिया गया है। मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया क्या? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बेटा बहुत शानदार, एक तरफा जबरदस्त कहानी। नहीं जाओगी? चलो अगले वाले पे आ जाओ। चलो भाई, तो ये वाला फंडा था अपना, है ना। उसके बाद फॉर इलस्ट्रेशन, वेक्टर ए है अपने पास 100 न्यूटन जो कि काम कर रहा है ड्यू वेस्ट, एंड एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम इज द स्केलर क्वांटिटी ओनली। तो 10 सेकंड से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 10 सेकंड इंटू 100 न्यूटन ड्यू वेस्ट। तो ये क्या बन जाएगा, 1000 न्यूटन सेकंड। और ड्यू वेस्ट ही बनेगा ना, क्यों भाई, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा है और पॉजिटिव ही क्वांटिटी है, तो आंसर बिल्कुल बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ही रहेगा। और सर डायरेक्शन रहेगी क्या? अरे बिल्कुल रहेगी ना भाई,
यहां देख ले, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, मिलता तो वेक्टर ही है ना, और जब वेक्टर ही मिलता है तो डायरेक्शन कोट करना बहुत लाजमी सी बात है, डायरेक्शन कोट करना ही पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इस कहानी का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे इसको मैं लेके चलते हैं, ठीक है। हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। ओके भाई साहब, चलें। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ प्लेन, ठीक है। यहां पे बात चलेगी पोजीशन वेक्टर की और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की किसी भी प्लेन में, तो जरा गौर करेंगे यहां पे अपन, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो देखो, पोजीशन वेक्टर क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, सुनते हुए चलना बहुत ही इत्मीनान से। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। मान ले कि कोई पार्टिकल था जो कि इनिशियली ना मेरे को यहां पे दिखा, कोई पार्टिकल था जो कि इनिशियली मेरे को वहां पे दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो जब वो वहां पे मेरे को दिखाई दिया तो अपन बनाएंगे क्या, इसका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे बेटा पहले तो, ठीक है। एक काम करूं क्या, मैं इसको रेड कर दूं, ये एक पार्टिकल था पहले यहां पे, ठीक है। तो मुझे वो दिखाई दिया, ये रहा इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अपन डिनोशन दे दें, तो इसको मैं बोल देता हूं ओरिजिन ओ, इसको मैं बोल रहा हूं ए, ठीक है। तो ये जो मैंने ओ ए वेक्टर बना के रखा है ना, जो मैंने ओ ए वेक्टर बना के रखा है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये जो ओ ए वेक्टर मैंने बना करके रखा है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, टी अमाउंट ऑफ टाइम गुजर गया, और कुछ टाइम गुजरने के बाद जो ये पार्टिकल था या जो ये बॉडी थी वो ग्राफिकली डिस्प्लेस होकर के मान ले यहां तक आ गई, वो ग्राफिकली डिस्प्लेस होकर के मान ले यहां तक आ गई। तो अब ये जो बनेगा इसका पोजीशन वेक्टर, अब ये जो बनेगा इसका पोजीशन वेक्टर, ये बन जाएगा इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो मैं इसको नामकरण कर देता हूं, इसको मैं बी लिख देता हूं, बी। तो ये जो ओ बी वेक्टर है ना, दिस बिकम्स द फाइनल पोजीशन वेक्टर। ये जो ओ बी वेक्टर है, दिस बिकम्स द फाइनल पोजीशन वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट का तो मैंने अब तक जिक्र भी नहीं करा, मैं तो डिस्प्लेसमेंट का जिक्र भी नहीं करा अब तक, मैं सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा था, ठीक है। तो ये था अपने पास ओ ए, इसका मतलब था इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये था अपने पास ओ बी, मतलब जो पार्टिकल था या जो बॉडी थी ना, वो फाइनली मेरे को यहां दिखाई दी, ग्राफिकली यहां दिखाई दी, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ट्रैजेक्टरी उसकी वैसी है, मुझे वो ग्राफिकली बस यहां पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये ओ बी वेक्टर क्या बन जाएगा, इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर। और इसके लिहाज से अगर आप गौर करें भाई, डिस्प्लेसमेंट का तुमको फंडा याद है, मैंने क्या सिखाया हुआ था कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो ना, तो आप पूरी बॉडी को ट्रैक मत करते हुए चलो, ठीक है। आपको अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप उस पूरी बॉडी के ट्रैजेक्टरी को ट्रैक करते हुए मत चलो, आप बस ये पूछो कि शुरुआत कहां पे हुई, मतलब व्हाट वाज द इनिशियल पोजीशन, और एंड कहां पे हुई, मतलब व्हाट वाज द फाइनल पोजीशन। बस बाकी पूरी ट्रैजेक्टरी से मुझे 2 रुपए का मतलब नहीं है भाई। इनिशियल पोजीशन ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, बस इनिशियल को पकड़ो, फाइनल को पकड़ो, एक एरो मारो जो कि इनिशियल से निकल रहा हो, फाइनल तक जा रहा हो। ये जो एरो अभी मारा है ना बेटा, इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहां पे कहानी के अनुसार ये था इनिशियल, ये था फाइनल, एरो मार दिया, और ये जो एरो है ना, दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा कि जो ए बी वेक्टर है, ए से बी जा रहे हो, अगर ए बी वेक्टर है मतलब टेल आ रहा होगा ए पे और हेड आ रहा होगा बी पे, ठीक है। येलो वाले वेक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल आ रहा है ए पे, हेड आ रहा है बी पे। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मैंने यहां पे जिक्र किया है पहली बार डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तुम समझे मेरी बात कि नहीं समझे बेटा, तुम समझे मेरी बात, मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकला, इनिशियल पकड़ो, फाइनल पकड़ो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ना पहले कि दिस ए वाज द इनिशियल, दिस ए वाज द इनिशियल पोजीशन, और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि बी इज द फाइनल पोजीशन, ठीक है। समझ गए ना पूरी बात को अच्छे से, ठीक है। अब आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना ही है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना ही है, तो फंडा क्या होता है इसका, फाइनल माइनस इनिशियल, वैसे भी करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो भैया फाइनल क्या है तुम्हारे पास, देखो अगर आपको वेक्टर ए बी निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो फाइनल क्या है तुम्हारे पास, ओ बी, और उसमें से माइनस कर देना इनिशियल क्या है तुम्हारे पास, ओ ए वेक्टर। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस बिकम्स द बेसिक इक्वेशन, बेसिक रिप्रेजेंटेशन। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आ रही होगी। और इसको निकालने का एक और तरीका होता है जो कि होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि अभी अपन इस लेक्चर के अंदर नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन हाँ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। वो एक बहुत ही अलग तरह का टॉपिक है बेटा, वो क्लास बाउंडेड नहीं है,
मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th में आएगा उसके बाद नहीं देखने को मिलेगा, अरे बार बार आएगा भाई। 11th में भी बहुत जगह यूज होगा और 12th में भी दबा के यूज होगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये जो पूरा फंडा था ना पोजीशन वेक्टर्स का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, मेरे ख्याल से वो पूरा क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूरा क्लियर है। जो पहले के दोनों ये बने हुए हैं ना बेटा, जो ये पहले के दोनों बने हुए हैं ना, ये वाले, ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है और ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला पूरा क्लियर हो गया। इसको भी लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी लिख लेना। हो गया, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो इसको अपन रखेंगे अभी थोड़ी देर। ठीक है, आगे बढ़े। तो कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होगा जो एक्स वाई प्लेन में ऐसे घूम रहा होगा विथ ओरिजिन एट ओ। लेट एट एनी टाइम इंस्टेंट टी द ऑब्जेक्ट बी एट पॉइंट ए। ठीक है, किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पर जो ऑब्जेक्ट था ना वो पॉइंट ए पे था, तो ये मारा उसका पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए के तौर पे। ठीक है, इफ वी ड्रॉ एन एरो विथ इट्स टेल एट ओ एंड हेड एट पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर, देन ओ ए वेक्टर इज कॉल्ड एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए एंड इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आर। यूजुअली अपन क्या करते हैं ना कि पोजीशन वेक्टर को आर से कर देंगे रिप्रेजेंट, और कई दफा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डीएस से करते हैं रिप्रेजेंट। लेकिन अभी के लिए बस ये समझो कि पोजीशन वेक्टर को जनरली आर से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा बहुत जगहों पे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट इज अ वेक्टर। अब क्या होता है पोजीशन वेक्टर, यहां पे एक तरह की ना डेफिनेशन आ रही है इसकी। क्या होता है पोजीशन वेक्टर? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट। ठीक है भाई, पोजीशन वेक्टर ना इंस्टेंट पे निकाल दिया गया। ठीक है, मैं बोलता हूं कि भाई इनिशियली जब मैंने इसको ऑब्जर्व करा तो ग्राफिकली द ऑब्जेक्ट वाज एट पॉइंट ए, तो ये मारा इसका अपन ने पोजीशन वेक्टर जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा और टच करेगा पूरा उस पोजीशन पे। ठीक है, ओके ओके ओके। द पोजीशन वेक्टर OA ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट प्रोवाइड्स टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो भैया यहां पे जो दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिलती है, एग्जैक्टली पोजीशन क्या है और दोनों कोऑर्डिनेट्स पे, एक्स पर भी और वाई पर भी। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया क्या? एक बार जल्दी इस पूरी थ्योरी का स्क्रीनशॉट लो, एक बार जल्दी इस पूरी थ्योरी का स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1 रेडी गो, डन। ये थ्योरी बड़ी 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 इंपॉर्टेंट है भाई। आगे बढ़े तो भाई साहब जो दो इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हैं वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, जो पोजीशन वेक्टर दो इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस करता है वो क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, वो ये रही। इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन और द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब सीधे तौर पे, मतलब ऐसे घूम घूम के गए, लेकिन फिर भी हुआ क्या, कहां से स्टार्ट हुए, ओरिजिन। ठीक है, और कहां पे तुम अभी पाए जाते हो, तो ये मार दिया अपन ने, सीधे एक लाइन मार दी, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अगर पोजीशन वेक्टर है ना तो पोजीशन वेक्टर आलतू फालतू की बातें नहीं करता, पोजीशन वेक्टर सीधे सटीक बात करता है, कहां से शुरू हुए और अभी कहां पाए जाते हो, बस एक लाइन मार दी, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन और द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन तो क्या है, ग्राफिकल वर्ड हो जाएगा यार। ठीक है, ओरिजिन और द स्टार्टिंग पॉइंट। इट, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ठीक है, तुम ओरिजिन से निकले और उसके बाद तुम खो गए, अब उसके बाद जहां तुम्हारा पोजीशन वेक्टर पाया गया, मान लो कि कोई तुमको यहां पे सर्च कर रहा है और तुम्हारा पोजीशन वेक्टर मान लो अगर वहां पाया गया, इसका मतलब तुम उस तरफ नहीं हो, तुम उस तरफ कहीं पाए जाओगे। आया समझ कि नहीं आया? तो ये हो गया बेटा डायरेक्शन। लेट एट टाइम टी डैश द ऑब्जेक्ट रीचेस अ पॉइंट बी एज शोन इन द फिगर, then OB is the new position vector of the object at time t dash। ठीक है, तो टाइम t पर this was the position vector OA, टाइम t पर दिस वाज द पोजीशन वेक्टर OA और टाइम t डैश पर दिस इज द पोजीशन वेक्टर OB। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई इस वाले पॉइंट का भी आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वाला फंडा मेरे ख्याल में समझ में आप लोग को बेहतरीन तरह से आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो ये अपने पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर। तो मेरे ख्याल से आपको शानदार तरह से पूरी बातचीत समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में हर एक बात ना क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको भी लगे कि इस
वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो इस वीडियो पे प्यार बरसाइए, इस वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सबको बता दीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें अपडेट हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त धुआंधार चीजें और भी आप तक पहुंचने वाली हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो बहुत ही प्यार भरे शब्दों में कमेंट सेक्शन को यूज करके अपना फीडबैक मुझ तक पहुंचाइए। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है भाई, ये जो चैट्स होते हैं ना उसको लेकर के, ठीक है, कमेंट्स को लेकर के। तो जो भी आपका कमेंट अगर लगा कि भाई इस पे तो काम किया जा सकता है तो बिल्कुल काम किया जाएगा, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, तो चलिए क्लास करते हैं हम यहीं पे खत्म। छोटा टॉपिक था, आरामदायक टॉपिक था, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। बेटा लेक्चर को पूरा देखते हुए चलना, प्लेलिस्ट में अपडेट रहना, बिकॉज प्लेलिस्ट खुद बहुत अपडेटेड है, तो बस कमी आपके एंड से ना आ जाए। आया समझ? ठीक है, तो लेक्चर कर रहे हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस। मतलब इंग्लिश मीडियम में जितनी पढ़ाई हो रही है उतनी ही मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम के चैनल पर भी हो रही है, सेम इंटेंसिटी में, फुल पावर में। ठीक है, वहां पर भी रिकॉर्डिंग्स हैं, वहां पर भी लाइव्स हैं, तो आप वहां पर भी हिंदी मीडियम का अगर आप स्टूडेंट है तो आपका जो सहायता है ना वो वहां से भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।